अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। डालिए हेडिंग अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। जब जे थॉमसन के द्वारा दिया गया जो तरबूज मॉडल था परमाणु की संरचना को स्पष्ट करने के लिए या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थितियों को बताने के लिए जो सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया गया था किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। और जब उसकी किसी भी प्रयोगों द्वारा पुष्टि नहीं हो सकी तो उसके बाद रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने क्या किए कि रदरफोर्ड अपना क्या किए, अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने से पहले उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिस एक्सपेरिमेंट का नाम होता है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। क्या होता है, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे फिर समझाते हैं कि रदरफोर्ड सोने की पतली पन्नी पर जब अल्फा कणों की बौछार कराया तो देखा कि पहला अधिकांश अल्फा कण पन्नी के आर पार चले जाते हैं। दूसरा, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं बहुत कम अल्फा कण अपने मार्ग में वापिस चले जाते हैं क्या हमने बताया कि जब रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया जो परमाणु मॉडल था वह परमाणु मॉडल की पुष्टि किसी भी प्रयोगों के द्वारा नहीं हो सकी, तो उसके बाद रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए। लेकिन इनके द्वारा जो परमाणु मॉडल दिया गया था वह परमाणु मॉडल देने से पहले उन्होंने क्या किया था, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट पर उन्होंने अपने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया। उन्होंने किया क्या कि एक सोने की पतली पन्नी लिया और उस पर अल्फा कणों की बौछार कराया तो उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो थे वो पन्नी के क्या कर रहे थे, भेद कर आर पार चले जा रहे थे। कुछ अल्फा कण जो थे वो अपने मार्ग से क्या हो जा रहे थे, विचलित हो जा रहे थे। अब बहुत कम अल्फा कण थे जो अपने मार्ग में पुनः क्या हो जा रहे थे, वापिस आ जा रहे थे। उन्होंने किया क्या कि एक सोने की पतली पन्नी लिया, क्या लिया, सोने की पतली पन्नी लिया और इस पर किया क्या उन्होंने कि अल्फा कणों की बौछार कराया। किसकी बौछार कराया, अल्फा कणों की बॉम्बार्डमेंट करा दिया। ठीक है, जब अल्फा कणों की उन्होंने बॉम्बार्डमेंट कराया यानी बौछार कराया तो देखा कि अधिकांश अल्फा कण जो होते हैं पन्नी को क्या करते हैं, भेद कर आर पार चले जाते हैं। क्या करते हैं, पन्नी को भेद कर आर पार चले जाते हैं। ठीक है, तो ये सब अल्फा कण जो थे जो साइड की तरफ थे ये क्या हो रहे थे, भेद कर पन्नी को कहां जा रहे थे, आर पार चले जा रहे थे। कुछ अल्फा कण क्या हो रहे थे, अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे थे। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे थे। अब बहुत कम अल्फा कण थी जो क्या हो रही थी, अपने मार्ग में पुनः टकरा कर क्या हो रही थी, पन्नी से वापिस आ जा रही थी। ये क्या है, विचलित या विक्षेपित अल्फा कण है। ठीक है, ये जो अल्फा कण है ये कैसी है, मार्ग में वापिस अल्फा कण।
ठीक है, ये कैसे अल्फा कण है, जो आर पार चले जा रहे थे, आर पार जाने वाले अल्फा कण। ये सारे के सारे आपके कौन से कण है बाबू, ये सारे के सारे आपके अल्फा कण है, जिसकी आप क्या करा रहे हैं, रदरफोर्ड ने बम्बार्टमेंट कराया था किसके ऊपर, सोने की पतली पन्नी के ऊपर। जब उन्होंने बम्बार्टमेंट कराया तो उन्होंने देखा कि जो मैक्सिमम कणें थी वो क्या कर रही थी, झिल्ली को भेद कर क्या कर रही थी, आर पार निकल जा रही थी। कुछ कण ऐसे थे जो जैसे ही झिल्ली से टकरा रहे थे तो उससे अपने मार्ग से क्या हो जा रहे थे, विचलित हो जा रहे थे, क्या हो रहे थे, विचलित हो जा रहे थे, यानी विक्षेपित हो जा रहे थे। अब बहुत कम ऐसे अल्फा कण उन्होंने पाया जो क्या हो रहा था, जैसे ही झिल्ली की पन्नी से, सोने की पन्नी से टकराता था तो अपने मार्ग में वापिस चला जाता था। तो इस प्रयोग से प्राप्त प्रक्षेपणों के आधार पर उन्होंने किन्होंने, रदरफोर्ड ने, उन्होंने निम्न निष्कर्ष निकाला कि जो आपके रदरफोर्ड थे जब यह प्रयोग कर लिए, इस एक्सपेरिमेंट को कर लिए, इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद से उन्होंने क्या किया, निष्कर्ष निकाला। और वह निष्कर्ष क्या निकाला, तो निष्कर्ष पहला उन्होंने निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। क्या होता है, खोखला होता है यानी खाली होता है। और जब अधिकांश भाग खाली या खोखला होता है, इसीलिए ये जब क्या की बौछार कराई गई तो अधिकांश कण जो थे वो क्या हो रहे थे, पन्नी के आर पार चले जा रहे थे। क्या हो रहे थे, अधिकांश कण पन्नी के आर पार चले जा रहे थे। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष उन्होंने निकाला, परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान परमाणु का समस्त धनावेश व द्रव्यमान परमाणु के अत्यंत सूक्ष्म भाग में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। और लास्ट उन्होंने पॉइंट ये बताया कि अलग अलग परमाणुओं में धनावेशों की संख्या अलग अलग होती है। अब पूरा एक्सपेरिमेंट आपके सामने आ गया, समझिए फिर से। रदरफोर्ड ने क्या किया कि सोने की एक पतली झिल्ली लिया और इस पतली झिल्ली के ऊपर अल्फा कणों की क्या किया, बौछार कराया। क्या किया, अल्फा कणों की बम्बार्टमेंट कराया या बौछार कराया। तो उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण जब वो जा रहे थे तो उसमें से अधिकांश अल्फा कण झिल्ली को क्या करके रहे थे, भेद कर आर पार चले जा रहे थे। तो जब भेद के आर पार जा रहे थे तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि इस आधार पर उन्होंने पहला निष्कर्ष क्या निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या हो रहा था, खोखला होता है। कैसा होता है, खोखला होता है। और कुछ अल्फा कण उन्होंने देखा कि वो क्या हो रहा है, जैसे ही झिल्ली से टकराती है, तो देखिए झिल्ली से टकराएगी तो यहाँ पे यह जो सोने की पन्नी है उसका केंद्र है। क्या है, केंद्र है। और इस केंद्र में इस सोना भी तो एक क्या, गोल्ड भी एक तत्व होता है। तो इस जो ये सूक्ष्म भाग जो केंद्र है इस केंद्र में इसका समस्त द्रव्यमान और क्या होता है, धनावेश पाए जाते हैं। इसलिए जैसे ही यह जो अल्फा कण टकरा रहे थे, इसके आकर्षण केंद्र में आ रहे थे, तो यह अपने मार्ग से क्या हो जा रहे थे, विचलित हो जा रहे थे। क्या हो रहे थे, विचलित हो जा रहे थे, क्योंकि ये धनावेशित होती है। कैसे होती है, अल्फा कण का नेचर भी धनावेशित होता है। इसलिए जैसे ही इसके किसमें संपर्क क्षेत्र में आता था, तो चूंकि यह थोड़ा सा अभी क्या है, अपने साइड में था, इसलिए मार्ग से विचलित हो जा रहे थे। और
कुछ जो बहुत कम अल्फा कण थे जो क्या रहे थे, जो सीधे किसके नाभिक के किधर थे, सीध में थे, वो जैसे इसके आकर्षण क्षेत्र में आ रहे थे, चूंकि पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएंगे तो आकर्षण तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ से अपने मार्ग को क्या कर रहे थे, पुनः जिस मार्ग में आ रहे थे उसी मार्ग में लौट जा रहे थे। तो उन्होंने बताया कि जो आर पार चले जाने का कारण क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है, कि किसी भी परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, और खोखला होने के कारण ही अल्फा कण आर पार चले जाते हैं। जो कण अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं या वापिस चले आ रहे हैं, उसका मुख्य कारण यह होता है कि जो परमाणु का समस्त धनावेश या द्रव्यमान होता है वह क्या होता है, परमाणु के अत्यंत सूक्ष्म भाग यानी उसके केंद्र में निहित होता है, जिसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। और इस तरह से न्यूक्लियस की खोज किसने कर दिया, रदरफोर्ड ने। किसने कर दिया, रदरफोर्ड ने। इसके पहले न्यूक्लियस या नाभिक के बारे में किसी ने बताया नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि चूंकि यह जो मार्ग में विचलन हो रहा था वह अलग अलग तत्वों के जो झिल्लियां थी उसमें अलग अलग प्रकार से हो रही थी, इसलिए बताया कि उनके नाभिकों में जो क्या होता है, धनावेशों की संख्या होती है, ये अलग अलग तत्वों में अलग अलग पाई जाती है, सब में समान नहीं होती है। और इस तरह से उन्होंने क्या किया, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया। अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के माध्यम से किसकी खोज की, नाभिक की। किसकी खोज की, नाभिक की। इस प्रयोग पर उन्होंने क्या किया, इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। हालांकि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं, परमाणु मॉडल कहते हैं। इनके अनुसार यानी इनके परमाणु मॉडल के अनुसार पहला रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पे, यानी इस प्रयोग के आधार पे परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। परमाणु मॉडल किस लिए दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं, जो मौलिक कण होते हैं परमाणुओं की, उसके परमाणु के भीतर कैसी व्यवस्था होती है, कहां वो पाए जाते हैं, कहां वो स्थित होते हैं, उनको बताने के लिए दिया जाता है परमाणु मॉडल। तो उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर परमाणु मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने पहली बात ये कहा कि परमाणु, ध्यान से समझिएगा, परमाणु वैद्युत उदासीन कण होता है, वैद्युत उदासीन कण होता है। पहली बात उन्होंने बताया कि जितनी भी परमाणु होती हैं तत्वों के, कैसे होते हैं, वैद्युत उदासीन होता है। दूसरी बात बताया कि परमाणुओं के समस्त द्रव्यमान व धनावेश परमाणु के अत्यंत सूक्ष्म भाग में निहित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक यानी न्यूक्लियस कहते हैं। बताया कि परमाणुओं का जो द्रव्यमान होता है और धनावेश होता है, परमाणुओं के एक अत्यंत सूक्ष्म भाग में क्या होता है, उपस्थित होता है। निहित का मतलब क्या होता है, उपस्थित होना या पाए जाना। क्योंकि परमाणुओं के जो क्या होते हैं, धनावेश होते हैं, क्या होते हैं, धनावेश होते हैं, और उनका द्रव्यमान यानी उनमें न्यूट्रॉनों की भी जो संख्या होती है, क्या होता है, उसके अत्यंत सूक्ष्म भाग में पाए जाते हैं, जिसे केंद्र या नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। तीसरी अपने परमाणु मॉडल में उन्होंने बात ये बताई कि परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेंटीमीटर व परमाणु की त्रिज्या
10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है। 8 सेंटीमीटर होती है कि जो परमाणु होते हैं उनकी जो नाभिक या न्यूक्लियस होती है उसकी जो क्या होती है, रेडियस होती है 10⁻12 सेंटीमीटर होती है। और जो उसके क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, उस परमाणु की त्रिज्या जो होती है 10⁻8 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद उन्होंने चौथा अपना पॉइंट बताया। चौथा अपने परमाणु मॉडल में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर तीव्र गति करते हैं, तीव्र गति करते हैं। कि परमाणु जो इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ काफी तीव्र गति करते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक के चारों तरफ गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं। और लास्ट पॉइंट बताया कि गतिशील इलेक्ट्रॉन व नाभिक आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया अपने मॉडल में कि जो गतिशील इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, तीव्र गति करता है, वह नाभिक से किससे, आकर्षण बल के द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। तो अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पे रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो परमाणु होती है वह वैद्युत उदासीन कण होती है, यानी परमाणुओं के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि परमाणुओं का समस्त द्रव्यमान व धनावेश क्या होता है, परमाणु के क्या होता है, केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। तीसरी बात उन्होंने बताया कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है 10⁻12 सेंटीमीटर की होती है और परमाणु की त्रिज्या 10⁻8 सेंटीमीटर की होती है। और चौथी बात बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक की चारों तरफ क्या होती है, तीव्र गति से क्या करता है, गति करता है, यानी हमेशा क्या होती है, गतिशील अवस्था में पाया जाता है। और पांचवा बताया कि जो गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं वह चूंकि कक्षा से बाहर न चले जाए, इसलिए गतिशील इलेक्ट्रॉन और नाभिक एक दूसरे से आपस में क्या होता है, आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। बात समझ में आ गई, नोट कर दीजिए। सबसे पहला परमाणु मॉडल का दोष था परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में। पहला दोष था परमाणु के अस्थायित्व के संबंध में पहला दोष या सीमा या कमी क्या थी कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वह परमाणु अस्थायी होते हैं या नहीं होते हैं इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा था। उसका मेन रीजन ये था कि जब परमाणु मॉडल कौन प्रस्तुत कर रहे थे, रदरफोर्ड प्रस्तुत कर रहे थे, और जब बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक की चारों तरफ क्या होता है, तीव्र गति से क्या करता है, गमन करता है या गति करता है, तभी एक वैज्ञानिक आ गए जिनका नाम था क्लार्क मैक्सवेल। क्या नाम था, क्लार्क मैक्सवेल। उन्होंने वैद्युत गतिकीय सिद्धांत दे दिया। अब वैद्युत गतिकीय सिद्धांत में उन्होंने बताया कि जब किसी आवेशित कण को क्या कहता है, किसी कक्षा में त्वरित किया जाता है, यानी उसको क्या कहता है, तीव्र गति से गमन कराया जाता है, तो वह आवेशित कण जो होता है वो क्या करती है, विकिरण ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। विकिरण ऊर्जा के रूप में क्या करती है, ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। और यह ऊर्जा जो होती है आवेशित कण की धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और अंत में वह आवेशित कण क्या होते हैं, नाभिक में गिरकर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिससे किसी भी परमाणु का जो अस्तित्व होता है वह समाप्त हो जाता है, या परमाणु ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कर रहे हैं कि जो क्लार्क मैक्सवेल थे उन्होंने बताया कि जब किसी भी आवेशित कण को परमाणु की कक्षा में त्वरित किया जाता है, यानी तीव्र गति से घुमाया जाता है, तो यह घूमता हुआ जो कण होता है यह धीरे धीरे क्या करती है, विकिरण ऊर्जा के रूप में क्या करती है, ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। और यह ऊर्जा क्या हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। यह ऊर्जा क्या होती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। और आवेशित कण जो होते हैं वह नाभिक में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। और जब आवेशित कण नाभिक में गिरकर नष्ट होते हैं तो ये परमाणु भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस जब रदरफोर्ड से पूछा गया तो रदरफोर्ड सिर्फ एक ही बात कह पाए कि परमाणु जो होते हैं एक अस्थायी कण होते हैं, या अस्थायी क्या होती है, संरचना होती है, वह नष्ट नहीं होती है। लेकिन वो अपने परमाणु मॉडल के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रह गए, जिसके कारण इनके भी परमाणु मॉडल पे वैज्ञानिकों का विशेष ध्यान आकर्षित नहीं कर सका, कि वैज्ञानिकों का विशेष ध्यान आकर्षित नहीं कर सका। क्लार्क मैक्सवेल के वैद्युत गतिकीय सिद्धांत के अनुसार, वैद्युत
गतिकीय सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार जब किसी आवेशित कण को कक्षा में त्वरित किया जाता है, कक्षा में त्वरित किया जाता है, तो आवेशित कण विकिरण ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं और धीरे धीरे कणों की ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आवेशित कण नाभिक में गिरकर नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण परमाणु भी नष्ट हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि परमाणु या एटम अस्थाई कण होते हैं। दूसरा दोष था, यह परमाणु मॉडल कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की वितरण व्यवस्था की व्याख्या नहीं करता है। और तीसरा इनकी जो दोष या सीमा थी कि यह परमाणु मॉडल हाइड्रोजन से प्राप्त रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता है। ये तीन प्रमुख दोष थे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की। हमको पढ़ना है परमाणु संख्या, या इसी को कहा जाता है परमाणु क्रमांक। इंग्लिश में कहा जाता है एटॉमिक नंबर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाबू कैपिटल जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल जेड से। अब परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर का डिफिनीशन क्या होता है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की कुल संख्या होती है उस संख्या को ही परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर कहा जाता है। किसी परमाणु
के नाभिक में उपस्थित कुल धनावेशों ब्रैकेट में प्रोटॉन कुल धनावेशों या कुल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जेड कहते हैं। इसके बाद से जो टॉपिक पढ़ना है वो है आपकी द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। अब मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बाबू कैपिटल ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के योग को हम क्या कहते हैं? उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं, इनकी संख्याओं का जो योग होता है उसी को हम उस परमाणु की क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। तो लिखेंगे किसी परमाणु में चाहे परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या या इसी को कहते हैं मास नंबर ए कहते हैं। अर्थात सॉरी, द्रव्यमान संख्या ये होती है ना, ए इक्वल टू होता है पी प्लस एन। अगर किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या निकालनी है तो उसमें कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, इनकी संख्याओं का जब हम क्या कर देंगे? योग कर देंगे, तो जो हमारी मान आती है वो किसकी होती है? द्रव्यमान संख्या होती है। क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है। अगर हम क्या करेंगे? ये निकालना होगा तो क्या करेंगे? पी और एन को जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? नोट देखिए, नोट, चूंकि P इक्वल टू होता है E, ठीक है, E इक्वल टू होता है Z। क्या ऐसे कह सकते हो कि P इक्वल टू होता है Z, इक्वल टू होता है E, यानी ये किसमें होगा? परमाणु में। किसमें? परमाणु में। आयन में नहीं होता है। किसमें होगा? परमाणु में। किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी परमाणु क्रमांक Z कहलाती है, और जितने परमाणु नाभिक में पाए जाते हैं उतने ही उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी P को हम प्रदर्शित करते हैं पॉजिटिव चार्ज में, ये प्रदर्शित होती है निगेटिव चार्ज में। यानी किसी परमाणु में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। इसलिए क्या होता है? परमाणु जो होते हैं वैद्युत उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं? वैद्युत उदासीन होते हैं। तो परमाणुओं में जितने प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उसका क्या होगा? परमाणु क्रमांक कहलाएगा। और जितने प्रोटॉन पाए जाते हैं उतने ही क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। इसलिए अगर मान लीजिए ए निकालना हो और पी ना देकर जेड दिया हो और एन की वैल्यू दिया हो, तो ए इक्वल टू हम क्या कर देंगे? जेड प्लस एन यदि कर देते हैं तो भी हमारा क्या निकल जाएगा? द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए जेड ना देकर अगर ई और एन की वैल्यू दिया है और वो परमाणु है, तो वहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का भी योग कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी? द्रव्यमान संख्या निकल जाएगी। नेक्स्ट नोट देखिए, यदि मान लीजिए कि क्या किया हो? द्रव्यमान संख्या दिया हो और न्यूट्रॉन की संख्या दिया हो और प्रोटॉन की संख्या पूछ रहा है, तो जब हम जानते हैं कि P प्लस एन इक्वल टू ए होता है और ए दिया हो और एन दिया हो, P निकालना हो, तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, इधर आएगा पक्षांतर होगा तो क्या आ जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अर्थात P निकालना होगा तो हमको ए में से क्या करेंगे? एन को घटा देंगे। किसको घटा देंगे बाबू?
लेकिन अगर n निकालना हो, 0 n1 को निकालना, न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो, द्रव्यमान संख्या दिया हो, प्रोटॉन दिया हो, तो हम क्या करेंगे, ए में से किसको घटा देंगे, p प्लस को। किसको घटा देंगे, p प्लस को। यानी प्रोटॉन निकालना होगा तो द्रव्यमान संख्या में से किसको घटाएंगे बाबू, न्यूट्रॉन की संख्या को। अगर न्यूट्रॉन निकालना होगा तो द्रव्यमान संख्या में से किसको घटा देंगे, प्रोटॉन की संख्या को। तो हमारा क्या निकल जाएगा, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, प्रोटॉन की संख्या निकल जाएगी और आपकी द्रव्यमान संख्या भी निकल जाएगी। और देखो, अगर मान लो कि जेड निकालना हो, क्या निकालना हो, जेड निकालना हो, और ए की वैल्यू दिया हो और एन की वैल्यू दिया हो, क्या हो, ए की वैल्यू दिया हो और एन की वैल्यू दिया हो, तो देखो अभी आप पढ़े हो कि जो पी होता है वही जेड होता है, जो पी होता है वही जेड होता है। आज जेड निकालने के लिए कह रहा है और ए की और एन की वैल्यू दिया है, तो अगर ए में से एन को घटा देंगे तो भी हमारा क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा, क्योंकि जेड ही क्या होता है, पी होता है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, तभी जाकर कोई भी इस पर न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना होगा तो होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और नोट लिख लीजिए, किसी भी अगर परमाणु को मान लो हम किससे दर्शा देते हैं, मान लो कोई तत्व का परमाणु है जिससे हम एक्स से दर्शा रहे हैं, तो द्रव्यमान संख्या जो होती है ऊपर लिखी होती है और परमाणु क्रमांक कहां लिखा होता है बाबू, नीचे लिखा होता है। ए क्या है, द्रव्यमान संख्या, जेड क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा कि एक्स है, इधर ए लिख दिया और नीचे जेड लिख दिया। ये ऐसे भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है कि तत्व एक्स हो गया, इधर ऊपर ए हो गया, नीचे जेड हो गया। तो नीचे वाला क्या होता है, परमाणु क्रमांक का, ऊपर वाला क्या होता है, मास नंबर या द्रव्यमान संख्या। क्लियर है चीजें, नोट कर लीजिए।